हेलो बच्चों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल संतोष टीचिंग हब में। और बच्चों, आज हम लोग इस सेशन में जो है फेडरलिज्म का एमसीक्यू करने वाले हैं। और इसके पहले हम लोगों ने एक वीडियोस किया था, पार्ट 1 जो है एमसीक्यू किए थे। आज के सेशन में हम लोग उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और जितना हो सकता है चैनल्स को दबा कर जो है सब्सक्राइब करने की कोशिश करो, है ना। क्योंकि आपके लिए मैं जो है क्लास 10th का प्रीवियस ईयर जितना हो सकता है पॉसिबल जो है वो आपके लिए कलेक्ट करके लेके आ रहे हैं। और देखिए कितना आपको बेनिफिट्स मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, आप जब बैठोगे तभी पता चलेगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू, और बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, आपका पहला क्वेश्चन ये रहा बाबू। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैच द लिस्ट। क्या करना है बाबू? मैच करना है। लिस्ट को क्या करना है? मैच करना है। और वो कौन सा लिस्ट है ये देखना है। वो लिस्ट है और साथ में सब्जेक्ट दिया हुआ है बाबू, साथ में सब्जेक्ट दिया हुआ है। लिस्ट है और क्या है? सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो कौन सी लिस्ट में जो है कौन सा सब्जेक्ट आएगा ये जानकारी होगा तभी बन पाएगा ये क्वेश्चन। और इस तरह का क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है, रेगुलर जो है आपका पूछा गया है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को पहले डिटेल में करेंगे बाबू। देखिए आपका क्वेश्चन ये रहा, है ना। मैच द लिस्ट विथ एग्जाम्पल। तो देखिए यूनियन लिस्ट पहला क्या दे रहा है आपका बाबू? यूनियन लिस्ट दे रहा है। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि यूनियन लिस्ट में जो है कौन सा सब्जेक्ट होगा। समझिएगा, यूनियन लिस्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा जानकारी होनी चाहिए कि यूनियन लिस्ट में क्या है। और अगर जानकारी नहीं रहेगा तो आपसे नहीं बन पाएगा। पिछले सेशन में भी हमने लिखवाया था। बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गया, है ना, फॉरेन अफेयर्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया आपका, ये सारी चीजें जो है। साथ में डिफेंस ऐड कर लेना बाबू, साथ में डिफेंस जो है आप लोग ऐड कर लो। तो ये जो है आपका कौन सा लिस्ट में है? ये जितने सब्जेक्ट्स मैंने लिखवाया है वो लिस्ट है, यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आता है। बैंकिंग आपका हो गया यूनियन लिस्ट में, है ना। बैंकिंग हो गया, साथ में करेंसी हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, डिफेंस हो गया, ये आता है यूनियन लिस्ट में। ठीक है, अब आते हैं क्या स्टेट लिस्ट पे। अब आते हैं स्टेट लिस्ट पे कि स्टेट लिस्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है बाबू। तो स्टेट लिस्ट में आएगा पुलिस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, साथ में हो गया क्या ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया और इरिगेशन हो गया। ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया और इरिगेशन हो गया। ये कौन से लिस्ट में आएगा? ये आएगा आपका बाबू स्टेट लिस्ट में। एक और लिस्ट बचा हुआ है, वो कौन सा है? वो है आपका कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट है बाबू, है ना, कंकरेंट लिस्ट है।
तो कंकरेंट लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट आता है? एजुकेशन आपका किस में आएगा? एजुकेशन। एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में है। ट्रेड यूनियंस क्या है? कंकरेंट लिस्ट में है ना? ट्रेड यूनियंस हो गया, एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, साथ में अडॉप्शन हो गया, मैरिजेज हो गया आपका। तो ये देखो, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट हो गया बाबू, है ना? सक्सेशन भी आ जाएगा इसी में, ये सक्सेशन। तो देखो, यूनियन लिस्ट में कौन सा है, स्टेट लिस्ट में कौन सा है, और कंकरेंट लिस्ट में कौन सा है, ये सारा देख लो बाबू, है ना? अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में क्या क्या है भाई? बैंकिंग है, करेंसी है, फॉरेन अफेयर्स है, कम्युनिकेशन है, डिफेंस है। क्या दिया है? डिफेंस दिख रहा है, ए का 3 दिख रहा है आपका, है ना? ए का 3 देखिए तो कौन सा ऑप्शन में है? तो ए का हो जाएगा। अब चलिए अब अपने मोड में चलते हैं। देखिए ए का 3, ए का 3 कौन सा ऑप्शन में है? ए का 1 है, ये गलत हो गया। देखिए ए का 1 है, क्या हो गया? गलत हो गया आपका। और ए का 3 यहां तक तो सही है, आगे देखिए और भी कोई ऑप्शन में है? ए का 2 है, ये भी गलत हो गया। ए का 4 है, ये भी क्या हो गया आपका? गलत हो गया, है ना? सिर्फ एक, अगर पहला वाला यूनियन लिस्ट अगर देख लेते थे, अगर देख लेते हैं और सही में आपको याद होगा, तो आगे कुछ ढूंढना ही नहीं है। ये 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है बाबू, है ना? तो वो बन जाएगा। स्टेट लिस्ट में क्या बताया? पुलिस, एग्रीकल्चर, बी का देखिए 1 है, बी का 1 है, बिल्कुल है ना? कंकरेंट लिस्ट में देखिए, कंकरेंट लिस्ट में मैरिजेज है और एजुकेशन है, तो सी का 2 है, बिल्कुल है। तो अगर आपको सही ढंग से याद रहेगा तो बाबू आराम से ये क्वेश्चन आपको बनेगा, और इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा गया है इस चैप्टर से। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पढ़िए और जवाब देने का कोशिश करोगे बेटा। देखो असर्शन रीजन है बाबू, असर्शन में क्या बोल रहा है? ये में क्या है आपका? लिंग्विस्टिक स्टेट्स लेड टू, ये वर्ड को मार्क करना, लेड टू इंडियाज डिस इंटीग्रेशन। बोला जा रहा है असर्शन में क्या, कि भाषा के आधार पे जो राज्य बनाए गए हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो है, वो जो है इंडिया को डिसइंटीग्रेट करते हैं। कभी हुआ है क्या? लेड टू, वर्ड को मार्क करना, लेड टू, कि भारत का विभाजन हो गया है, ऐसा हुआ है? भारत भाषा के आधार पे हम लोगों ने स्टेट्स का फॉर्मेशन किया है, राज्य बनाए गए हैं भाषा के आधार पे, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि भारत को जो है तोड़ दिया है, ये टूटा नहीं है, बल्कि और क्या हुआ है? मजबूत हुआ है। हाँ, पॉलिटिकल लीडर्स को ये डर रहता है, पिछले असर्शन रीजन में मैंने बताया था। लेकिन ये लेड टू है, ये वर्ड को मार्क करो। लेड टू का कहने का मतलब ये क्या बोल रहा है? कि वो हो चुका है, टूटा नहीं ना है भारत। भाषा के आधार पर राज्य बनाने का जो परिणाम जो है कभी तो भुगता नहीं है, और ऐसा शायद होगा भी नहीं, है ना? तो ये क्या है? गलत हो गया आपका, असर्शन क्या हो गया? गलत हो गया। रीजन में देखिए क्या दे रहा है बाबू, डिवाइडिंग स्टेट्स बाय लैंग्वेज क्रिएटेड रीजनल टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि भाषा के आधार पे जो स्टेट्स का डिवीजन किया गया, वो क्रिएटेड, इस वर्ड को मार्क करना। क्रिएटेड का मतलब क्या है? क्रिएटेड का मतलब
बोल दिया पास्ट हो चुका है। क्या हो चुका है भाई? रीजनल टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ है, हुआ नहीं है, हो सकता है। मे भी अगर रहता तो दूसरा ऑप्शन की ओर हम देख सकते थे, है ना, मे भी रहता तब। लेकिन यहाँ पे क्रिएटेड बोल दिया कि भाषा के आधार पर जो राज्यों का विभाजन किया गया है वो जो है टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करता है, किया है, ये बोल रहा है। तो क्रिएटेड है, में भी क्रिएट रहता तब जो है ये सही होता, लेकिन ये क्या हो गया? गलत हो गया बाबू। तो देखो दोनों गलत है। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन में है क्या? ए में बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बोल रहा है कि दोनों सही है। दोनों सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो गया। दोनों गलत है ना बाबू, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों सही है। यहां भी ये क्या हो गया? गलत हो गया। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ये भी गलत हो गया। डी देखिए, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ये क्या हो गया? दोनों गलत है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है बाबू। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेजेस इज इंक्लूडेड इन द एथ शेड्यूल। बोला जा रहा है कि आठवीं अनुसूची में, आठवीं अनुसूची में कौन सा लैंग्वेज को जो है डाला गया है? भारतीय संविधान के अनुसार जो है, जो अनुसूची है, उस आठवीं अनुसूची में जो है किन किन भाषाओं को इंक्लूड किया गया है? ऑप्शन नंबर ए मराठी, नहीं ऑप्शन तो इधर है बेटा, है ना। ए में दे रहा है मराठी, बी में दे रहा है इंग्लिश, सी में दे रहा है संस्कृत और डी में दे रहा है हिंदी। अब देखिए, देखिएगा मराठी जो है 8th शेड्यूल में है, संस्कृत भी है और आपका हिंदी भी है। लेकिन बाबू याद रखना, आपका इंग्लिश जो है 8th शेड्यूल में, 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है। इंग्लिश को हम लोग किस रूप में देखते हैं, किस रूप में यूज करते हैं? तो वो जो है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है। कैसा लैंग्वेज है? ऑफिशियल लैंग्वेज है ये, है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज है बाबू। मतलब इसको 8th शेड्यूल में नहीं डाला गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? ए सही है, सी सही है और डी। देखिए तो ए सी एंड डी है क्या? देखिए ऑप्शन नंबर सी में है बाबू, ए सी एंड डी हो जाएगा इसका सही आंसर लड्डू गोपाल। देखो बाबू ये क्वेश्चन जो है पिक्चर्स के आधार पे है, और पिक्चर्स को देखो और समझने का कोशिश करो, है ना। ये पिक्चर आपके बुक में भी दिया हुआ था। देखिए बोला जा रहा है क्या, व्हाट इज बीइंग सिंबलाइज्ड बाय द बर्निंग फ्लेम। क्या बोल रहा है? ये बर्निंग फ्लेम की बात कर रहा है, बर्निंग फ्लेम लेवल्ड कोलिजन गवर्नमेंट। देखिए बोला जा रहा है क्या कि ये बर्निंग फ्लेम जो है कोलिजन गवर्नमेंट में, ये कोलिजन गवर्नमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो कोलिजन गवर्नमेंट के अंतर्गत जो है ये बर्निंग फ्लेम किसको सिंबलाइज करता है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बोलना चाह रहा है ये, है ना, क्या सिंबलाइज कर रहा है? बर्निंग फ्लेम का मतलब क्या बताना चाहता है ये कोलिजन गवर्नमेंट के अंतर्गत? तो देखिएगा ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन है बाबू विक्ट्री ऑफ सिंगल पार्टी। देखो पहला ऑप्शन तो ऐसा ही गलत हो गया, पूछो कैसे? नहीं नहीं बोल ही लो, कैसे बोलो, पूछो, है ना। देखो कैसे है बाबू, कोलिजन गवर्नमेंट बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि विक्ट्री ऑफ ए सिंगल पार्टी है। सिंगल पार्टी में जो है कोलिजन क्यों करेगा भाई? जब सिंगल पार्टी मेजोरिटी में आएगी, जब जीत कर आएगी, तो कोलिजन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, कोलिजन गवर्नमेंट का जो है बनेगा ही नहीं, सरकार ही नहीं बनेगा कोलिजन गवर्नमेंट। जब सिंगल पार्टी है तो सिंगल पार्टी ना सरकार बना लेगी। तो ये ऑप्शन ए का क्या हो गया आपका? गलत हो गया। ऑप्शन बी की तरफ देखिए बाबू, ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है? स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, है ना, कि गवर्नमेंट स्टेबल होता है, कोलिजन गवर्नमेंट में नहीं, बहुत दिक्कत होती है, बहुत मुश्किल है, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट नहीं होती है। अब देखो ऑप्शन नंबर सी देखना, चैलेंजेज ऑफ रनिंग ए कोलिजन गवर्नमेंट। हाँ ये चैलेंज को दिखला रहा है, किसको दिखला रहा है? चैलेंज को सिंबलाइज कर रहा है, चैलेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों?
क्योंकि अगर कोलिजन गवर्नमेंट में तीन जो है क्या है पार्टी है, तो तीनों पार्टी जो है किसी पॉइंट पे जो है क्या होगा डिसकंसेंट करेगा, मतभेद हो सकता है किसी भी बात पे, लेकिन सरकार चल रहा है तीनों के मुताबिक, तीनों मिलकर जो है सरकार बनाए हुए हैं। सरकार का तीनों जो है पॉलिटिकल पार्टी अंग है, पावर में है, रूलिंग पार्टी है, और रूलिंग पार्टी में तीनों शामिल है। लेकिन कोलिजन गवर्नमेंट में क्या होता है, अगर ए नाराज हो गया है ना, ए नाराज होगा, कभी कभी क्या हो जाएगा बी नाराज हो जाएगा, कभी किसी सब्जेक्ट पे किसी पॉलिसी पे सी नाराज हो जाएगा, तो वहां पे काम करना क्या होता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। तो वो क्या दिखला रहा है, चैलेंजेस को दिखला रहा है कि कोलिजन गवर्नमेंट को रन करना क्या है, वो एक चैलेंज है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लड्डू गोपाल। देखो फिर से आ गया बाबू, असर्शन एंड रीजन है, फिर से आपका असर्शन एंड रीजन दिया हुआ है, इसको सही ढंग से आप लोग पढ़ो। असर्शन एंड रीजन जब बनाते हो ना बाबू, तो उसमें करना क्या है, असर्शन पढ़ो तो पहले देखो कि वो स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, और अगर सही है तो फिर रीजन की तरफ चलेंगे, रीजन अगर सही देखना है कि सही है कि गलत है, उसके बाद है ना, उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछना है वाई, क्यों। और अगर असर्शन के बाद जो है वाई करते हो और आंसर आपका बिकॉज के बाद मिल जाता है ना, आंसर आपको बिकॉज करने पे रीजन वाले में जो है आंसर मिल जाता है, तब जो है दोनों सही हो जाएगा, और आर जो है क्या करेगा, वो एक्सप्लेन करेगा ए को। तो देखिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, डिसेंट्रलाइजेशन अलाउज डायरेक्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। देखो बोला जा रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन, अब तो ये पता होनी चाहिए कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है क्या है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है लड्डू गोपाल ट्रांसफर ऑफ पावर, है ना, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल टू लोकल ऑफिसर, है ना, ट्रांसफर ऑफ पावर टू लोकल ऑफिसर, मतलब लोकल ऑफिसर को भी पावर होनी चाहिए, और अगर पावर होगा तो समझना क्या हो गया, वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाया, वो क्या कहलाया, डिसेंट्रलाइजेशन कहलाया। तो कह रहा है क्या कि डिसेंट्रलाइजेशन के कारण क्या होता है, लोग जो है डायरेक्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, बोला जा रहा है कि लोग जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, बिल्कुल सही है ना। पावर को जब तक शेयर नहीं करोगे वो जो है कैसे डिसीजन ले सकता है, और अगर पावर से शेयर नहीं किया जाएगा बाबू तो वो क्या कहलाएगा जानते हो, सेंट्रलाइज कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सेंट्रलाइज्ड। अब ये सेंट्रलाइज का मतलब क्या हुआ, ये सेंट्रलाइज का मतलब क्या हुआ कि पावर सिंगल हाथों में है, पावर जो है क्या है सिंगल हाथों में है, और जो वो बोलेगा वही हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, डिसेंट्रलाइजेशन दिया है बाबू, तो डिसेंट्रलाइजेशन के कारण जो है पब्लिक जो है ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, ये बिल्कुल क्या है सही है। अब देखिए रीजन में देखना है कि सही है कि गलत, लोकल गवर्नमेंट्स आर क्लोजर टू द पीपल एंड देयर प्रॉब्लम्स। देखो बोला जा रहा है कि लोकल गवर्नमेंट जो होती है, अब जैसे सिंपल सी बात कर देखो कि गांव देहात में मुखिया जो होता है, मुखिया वही पंचायत का जो है कोई ना कोई रहता है ना, तो अपने पंचायत के लोगों को अच्छे तरीके से जानेगा, उनकी समस्या को अच्छे तरीके से सुन सकता है, समझ सकता है। तो लोकल गवर्नमेंट जो है क्या है, क्लोज है कि नहीं, किसके क्लोज, पीपल के क्लोज है कि नहीं, लोगों के नजदीक है कि नहीं है बाबू, बिल्कुल नजदीक है, ये भी क्या है सही है। और बिकॉज करके यहां देखो, डिसेंट्रलाइजेशन अलाउज डायरेक्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग बिकॉज लोकल गवर्नमेंट आर क्लोजर टू द पीपल एंड देयर प्रॉब्लम्स, ये इसका सही आंसर दे रहा है, मतलब ए और आर दोनों सही है, और आर जो है असर्शन का जो है
सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है लड्डू गोपाल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा देखो तो, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए, यही सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है बाबू लड्डू गोपाल? ऑप्शन नंबर ए होगा बाबू। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, फिर से आ गया मैच द फ्लोइंग, है ना, फिर से आ गया आपका मैच द फॉलोइंग आ गया। देखिए ग्राम पंचायत कहाँ काम करता है? अगर ये 10th में हो तो आप जो है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन देखने में लग रहा हो कि इतना बड़ा चौड़ा लंबा जो है क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन इधर ऐसे दिया हुआ है, क्या करें। लेकिन अगर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आपने पढ़ा होगा, लोकल लेवल्स के बारे में पढ़ा हुआ, क्लास 6 में भी 10 में भी हल्का कुछ न कुछ टीचर्स लोग बताए होंगे। तो ग्राम पंचायत कहाँ काम करता है? रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज का ये लोकल गवर्नमेंट है, रूरल एरियाज का, ग्रामीण इलाकों में, है ना, मुखिया जी, है ना। तो देखो तो विलेज लेवल काउंसिल है, देखो पहला का क्या होगा? पहला का जो है आपका डी होगा बाबू। अब देखो ऑप्शन में कि पहला का डी है क्या? पहला का डी है, ये तो मिल जा रहा है। पहला का क्या है? ए है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी ऐसे ही कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर सी में देखिए पहला का सी दे रहा है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी में देखिए पहला का बी दे रहा है, ये भी गलत हो गया, है ना। मतलब ग्राम पंचायत, पहले ऑप्शन से ही आपको पता चल जाता है, अगर सीधा सीधी आपको जानकारी होता है कि ग्राम पंचायत कहाँ काम करती है, तो विलेज लेवल काउंसिल। पंचायत समिति कहाँ काम करता है बाबू? ब्लॉक लेवल पे। दूसरा का देखो बी है क्या? देखो दूसरा का बी है यहाँ पे, है ना, पंचायत समिति। अब देखो जिला परिषद इंक्लूड्स एमपी एंड एमएलए, ये इसका मतलब समझना। जिला परिषद जो हो के अंतर्गत जो है एमपी और एमएलए जो है, वो जिला परिषद के जो है अंग होते हैं, है ना। तो 3 का सी हो गया, और 4 का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या है बाबू? ये भी जो है लोकल बॉडीज है, लोकल गवर्नमेंट है। किसके लिए, कहाँ के लिए? तो टाउन्स के लिए, सिटीज के लिए। और वहां पे किसका चुनाव होता है? मेयर का चुनाव होता है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा लड्डू गोपाल? ऑप्शन नंबर ए। मतलब आपको छोटी छोटी जानकारियां अगर है, आप कुछ न कुछ पढ़े हो, तो आप जो है ये बना सकते थे खुद से। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, क्या बोला जा रहा है? विच इंस्टीट्यूशन प्लेस अ क्रूशियल रोल in interpreting the constitution and resolving disputes related to फेडरलिज्म इन इंडिया। देखो क्या बोला जा रहा है कि कौन सी संस्था जो है ना, कौन सी संस्था संविधान की व्याख्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेट करता है साथ में। और अगर डिस्प्यूट हो गया, क्या हो गया? डिस्प्यूट हो गया लड्डू गोपाल, क्या हो गया? डिस्प्यूट हो जाता है, तो उस समय जो है वो डिस्प्यूट को कौन खत्म करेगा? विवाद को कौन खत्म करेगा? देखो तो, प्राइम मिनिस्टर नहीं, ये नहीं करेंगे। पार्लियामेंट नहीं, ये कानून बनाने का जो है ये एक अंग है, ये पार्लियामेंट, ये प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट का पार्ट है। देखो क्या होगा, संविधान का व्याख्या, और साथ में अगर डिस्प्यूट होता है फेडरलिज्म में, तो उसका समाधान कौन करता है? जुडिशियरी करेगा बाबू। कौन करेगा? जुडिशियरी, कोर्ट कचहरी, है ना। और जुडिशियरी में भी कौन? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बाबू। कौन? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा लड्डू गोपाल? ऑप्शन नंबर डी होगा बाबू। देखो, विच वन ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर। देखो कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल पूछ रहा
है ना, कमिंग टुगेदर। तो याद रखना, कमिंग टुगेदर में है यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया है बाबू। कमिंग टुगेदर में मैंने पहले बताया था कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है। अब पहला सेशन आपने देखा होगा तो आपको याद होगा, है ना। तो यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया है, ऑप्शन नंबर बी। और अगर क्वेश्चन को क्या कर दे बाबू, पलट दे, कमिंग टुगेदर के जगह पे क्या कर दे, होल्डिंग कर दे, बस कमिंग के जगह पे क्या कर दे, होल्डिंग लिख दे बाबू, क्या, होल्डिंग। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में कौन कौन आता है भाई, ध्यान रखना। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में जो है इंडिया, इंडिया हो गया, साथ में स्पेन हो गया, साथ में बेल्जियम हो गया बाबू, है ना। ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है। इसी क्वेश्चन को पलट कर ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है, कमिंग टुगेदर था, यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा बाबा। अगर ये लिखना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, तो आप लिख सकते हो कि अगर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन रहेगा तो उसके अंतर्गत इंडिया, स्पेन और बेल्जियम होगा। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, क्या बोला जा रहा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ फेडरलिज्म। यहाँ पे वर्ड को मार्क करना, नोट पूछ रहा है। बोला जा रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है फेडरलिज्म का फीचर्स नहीं है, खासियत नहीं है ना। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन एरिया ऑफ जुडिक्शन। बोला जा रहा है कि जितने भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट का लेवल्स है, 3 लेवल्स आमतौर पर होता है ना। आपका यूनियन मतलब सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। तो बोला जाए कि जिस भी लेवल का गवर्नमेंट है उसका अपना क्या होता है, एरिया होता है। किस बात का एरिया है भाई, तो जुरिडिक्शन का, अपना काम करने का अपना अधिकार क्षेत्र होता है बाबू। ये बिल्कुल क्या है, सही है। अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर कोई काम नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है कि बताओ, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर दिया गया है ना। और क्या किसी स्टेट का जो सीएम है वो दूसरे स्टेट में काम कर सकते हैं, नहीं। उनका जो है एरिया ऑफ जुडिक्शन जो है अपने स्टेट्स तक ही लिमिट है। ऐसा नहीं कि झारखंड का सीएम जो है बिहार के लिए जो है कानून बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो ये तो फीचर्स है ना, ये सही है। लेकिन सही आपसे पूछा जा रहा था, नहीं नहीं वाला पूछा जा रहा था कि कौन सा नहीं है। तो इसके अनुसार ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज यूनिलेटरली बाय एनी वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सही बात है कि फेडरलिज्म में क्या है कि फंडामेंटल प्रोविजन जो है ना, फंडामेंटल प्रोविजन जो है बाबू। अब ये फंडामेंटल प्रोविजन कहने का मतलब क्या हुआ, मौलिक प्रावधान, है ना। ये फंडामेंटल प्रोविजन जो है संविधान का, वो चेंज नहीं किया जा सकता है। कोई भी लेवल का गवर्नमेंट हो वो यूनिलेटरली, है ना, यूनिलेटरली अकेला जो है वो चेंज नहीं कर सकता है ना। तो ये भी क्या है आपका फेडरलिज्म का फीचर्स है। लेकिन इसमें आपका गलत निकालना था, तो इसके अनुसार ये क्या हो गया, गलत हो जाएगा। गवर्नमेंट हैज टू और मोर देन टू लेवल्स, फेडरलिज्म में पढ़े तो हैं, है ना। अभी हमने बताया सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल, तो है ना, ये भी तो सही है, ये फीचर्स तो है ही। तो इसके अनुसार ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए लास्ट ऑप्शन जो है बाबू, क्या बोला जा रहा है, कोर्ट्स हैव द पावर, कोर्ट के पास पावर है, किस बात का पावर है भाई, टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं,
कॉन्स्टिट्यूशन को जो है चेंज करना इतना आसान नहीं, कोर्ट नहीं चेंज कर सकती है ना। कोर्ट का काम है जुडिशियरी से रिलेटेड काम को करना, आपका कॉन्स्टिट्यूशन का जो है चेंजेस नहीं कर सकता है वो। तो कौन सा फीचर नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, ये फीचर्स नहीं है। तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मदन गोपाल, लड्डू गोपाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। क्या बोला जा रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड पॉलिटिकल हेड। अब देखो इसको जो है थोड़ा सा लॉन्ग करते हैं बाबू, इसको जो है हम लोग लॉन्ग करते हैं और आराम से जो है समझने का कोशिश करेंगे इसको। क्या बोला गया? पॉलिटिकल हेड ना। पॉलिटिकल हेड ऑफ स्टेट एट द स्टेट लेवल। समझना बात को, पॉलिटिकल हेड ऑफ द स्टेट एट द स्टेट लेवल। एक होता है पॉलिटिकल हेड और दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। देखना बाबू क्या बोला जा रहा है, पॉलिटिकल हेड और होता है दूसरा क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को और एक नाम से जानते हैं क्या? नॉमिनल हेड। किस नाम से? नॉमिनल हेड के नाम से। समझना बात को, नॉमिनल हेड। नॉमिनल हेड। अब देखो पॉलिटिकल हेड पूछ रहा है, ध्यान रखना लड्डू गोपाल, पॉलिटिकल हेड पूछ रहा है, पॉलिटिकल हेड ऑफ द स्टेट एट द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे पूछ रहा है कि पॉलिटिकल हेड कौन होगा। स्टेट लेवल पे पॉलिटिकल हेड कौन होता है स्टेट में, है ना, किसी भी राज्य का जो है पॉलिटिकल हेड कौन होता है? वो होते हैं सीएम, याद रखना सीएम। और अगर इसी क्वेश्चन को पलट दे कि नॉमिनल हेड या नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एट द स्टेट लेवल, अभी स्टेट लेवल की बात करें, एक लेवल और करेंगे हम लोग बात। स्टेट लेवल पे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होगा? वो होगा आपका गवर्नर होगा बाबू। कौन होगा? गवर्नर। वो होगा आपका गवर्नर बाबू, है ना। पॉलिटिकल हेड ऑफ द स्टेट एट द स्टेट लेवल में क्या है? सीएम। नॉमिनल हेड बोल दे या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, लेकिन यहाँ पे देखना ऑफ द स्टेट के बाद जो है एट स्टेट लेवल जरूर लिखा हुआ होना चाहिए, है ना, तभी ये होगा, नहीं तो क्वेश्चन पलट जाएगा। फिर से देख लेते हैं, ये जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और फिर से हम लोग देखते हैं पलट कर इसको जो है क्या देगा आपका। देखना बाबू यहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल हेड ऑफ द स्टेट खाली लिख दे, ऑफ द स्टेट। ऑफ द स्टेट के बाद एट स्टेट लेवल नहीं रहे, मतलब ये नेशनल लेवल की बात कर रहा है ना, ये नेशनल लेवल की बात कर रहा है। पॉलिटिकल हेड ऑफ द स्टेट सिर्फ बोल दे तो वो कौन होते हैं? पीएम, है ना। या नॉमिनल हेड और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट यहाँ पे रहेगा ऑफ स्टेट, है ना, ऑफ स्टेट। एट स्टेट लेवल इसमें भी नहीं है, एट द स्टेट लेवल लास्ट में नहीं है, एट द स्टेट लेवल नहीं रहेगा। तो नॉमिनल हेड या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन रहते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं बाबू। कौन? प्रेसिडेंट, जिनको रबर स्टैंप भी बोला गया है ना। तो ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लग रहा था लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। लो देखो, तो आते हैं अब यहाँ पे। देखो क्या बोल रहा था बाबू, हु अमंग द फ्लोइंग इज कॉल्ड पॉलिटिकल हेड, पॉलिटिकल हेड ऑफ द स्टेट एट स्टेट लेवल। तो देखो एट स्टेट लेवल पे पॉलिटिकल हेड कौन होता है, सीएम होता है बाबू। कौन होता है, सीएम होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, हु हैज द पावर टू मेक लॉस ऑन द रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। देखो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। ये रेसिड्यूरी सब्जेक्ट होता क्या है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जा रहा था तो कुछ टॉपिक ऐसे थे, कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिसको किसी भी लिस्ट में नहीं डाला गया, ना तो वो यूनियन लिस्ट में डाला गया, ना ही उसे सब्जेक्ट आपका स्टेट लिस्ट में डाला गया, और ना ही कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। तो जो बच गया तो उसी को जो है क्या बोला गया, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट बोला गया। तो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, या नन ऑफ द एबव। याद रखना बाबू, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट जैसे में इन्फो आपका या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ध्यान रखना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैसा सब्जेक्ट है, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट है। तो इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, वो रहेगा यूनियन गवर्नमेंट के पास। किसके पास बाबू, यूनियन गवर्नमेंट के पास। ध्यान रखना लद्रू गोपाल। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा बाबू, अगला क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स इन इंडिया इंजॉयज ए स्पेशल स्टेटस, है ना, स्पेशल स्टेटस की बात की गई है कि कौन सा स्टेट्स को जो है स्पेशल स्टेट्स का दर्जा दिया गया है, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो याद रखिएगा बाबू लड्डू गोपाल, है ना, स्पेशल स्टेट्स में जो है आपका 11 राज्यों को डाला गया है, 11 राज्यों को जो है दिया गया है स्पेशल स्टेटस। ध्यान रखना 11 राज्य है ना, जैसे नॉर्थ ईस्ट वाला जो स्टेट्स है, असम हो गया, है ना, असम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, अ, साथ में आपका मणिपुर, मेघालय, है ना। कितने हुए, एक दो तीन चार पांच। मेघालय के बाद जो है बाबू सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, है ना, अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो बाबू।
स्पेशल स्टेटस वाला राज्य कौन कौन सा है, आपका ध्यान रखना। स्पेशल स्टेटस वाला राज्य कौन सा है, असम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, साथ में नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, सिक्किम हो गया, त्रिपुरा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, साथ में मिजोरम हो गया, उत्तराखंड, तेलंगाना। कितना हुआ देखो तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा ये था ना उत्तर प्रदेश, 9 10 11। स्पेशल स्टेटस जो है कितने राज्यों को दिया गया है, तब ध्यान रखो यहाँ पर नंबर भी याद रखना। कितना है, 11 है बाबू। कितने स्टेट्स हैं, 11 स्टेट्स है। अब उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया एंजॉय स्पेशल स्टेटस। बोला जाए कि स्पेशल स्टेटस जो है, कौन सा राज्य जो है वो फैसिलिटीज को इंजॉय कर रहा है, या किसे जो है आपका स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश है क्या, बिल्कुल तो है, देखो अरुणाचल प्रदेश है, साथ में मिजोरम है क्या, बिल्कुल है, मिजोरम भी है, नागालैंड है, देखो नागालैंड 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 कहाँ गया, नागालैंड भाई कहाँ छिप गया जी। नागालैंड, हाँ है ना, नागालैंड। साथ में देखो ऑप्शन नंबर डी में ऑल ऑफ द अबव हो गया ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा लड्डू गोपाल, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव होगा बाबू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, है ना, उसके बाद आंसर देने का कोशिश करना। बोला गया क्या, ड्यू टू peculiar social and historical circumstances, the Constitution of India gives a special status to some Indian states. These provisions are given in dash। देखो अभी हमने पढ़ा कि कुछ राज्यों को जो है स्पेशल स्टेटस दिया गया है, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, तो कुछ प्रावधान तो होंगे, इस आर्टिकल के तहत जो है उसे स्पेशल स्टेटस दिया गया है। किस आर्टिकल के तहत, कौन सा अनुच्छेद के तहत जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, तो देखो आर्टिकल नंबर 371 होगा बाबू, याद रखना, है ना, आर्टिकल नंबर 371 ऑप्शन नंबर ए होगा लड्डू गोपाल। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या बोला जा रहा है, सम स्टेट्स वर created not on the basis of language but to recognize differences based on culture, ethnicity और geography। एग्जाम्पल्स ऑफ सच स्टेट्स आर, देखो क्या बोला जा रहा है कि कुछ स्टेट्स का जो क्रिएशन हुआ था, जो गठन हुआ था, वो किसके आधार पे हुआ था, भाषा के आधार पे, है ना, भाषा के आधार पे जो है राज्यों का निर्माण किया गया है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जिसे भाषा के आधार पे, भाषाई आधार पे जो है नहीं किया गया है, तो किस आधार पे किया गया है, तो उसका कल्चर के आधार पे, उसका इथनिसिटी, उसका ज्योग्राफी के आधार पे, है ना, समझना बात को। तो जाति के आधार पे, उसके कल्चर के आधार पे, उसके ज्योग्राफी के आधार पे, तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसका जो है क्रिएशन इथनिसिटी के कारण हुआ है, उसके कल्चर के कारण हुआ है, उसका ज्योग्राफी के कारण हुआ है। तो वैसे स्टेट्स का एग्जाम्पल पूछ रहा है बाबू, तो ध्यान देना, झारखंड नहीं है, उत्तराखंड नागालैंड, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप, है ना, तो उत्तराखंड नहीं है बाबू, अपना कल्चर, इथनिसिटी और ज्योग्राफी के आधार पे जो है नागालैंड का ऐसा क्रिएशन हुआ है ना, नागालैंड राज्य का गठन हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा लड्डू गोपाल। देखिए
क्वेश्चन को पढ़ना है। बिसाइड्स हिंदी देयर आर डैश अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हिंदी के अलावा जो है कितने और लैंग्वेजेस को जो है शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में जो है रखा गया है। अनुसूचित भाषा के रूप में कितने भाषाओं को, पहले ये याद रखना होगा कि शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में टोटल कितने लैंग्वेजेस है। 8वीं अनुसूची में जो है भाषा को रखा गया है, लैंग्वेज को रखा गया है कौन सा शेड्यूल में? 8th शेड्यूल में, 8वीं अनुसूची में। तो कितना भाषा को जो है टोटल मान्यता प्राप्त है बाबू? 22 भाषा को। कितना को? 22 को। और 22 में आपका क्या है? आपका हिंदी भी है। तो टोटल ना है 22, लेकिन ये वर्ड को कभी आपने सोचा इसके बारे में? बिसाइड्स है, बिसाइड रहता तो अलग होता है। बिसाइड का मतलब अलग है, बिसाइड्स का मतलब अलग है। देखिएगा, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, इसका मतलब क्या होता है? बगल में, है ना। और बिसाइड्स का मतलब क्या हुआ? बिसाइड्स का मतलब हुआ के अलावा। तो हिंदी के अलावा पूछ रहा है कि कितना लैंग्वेजेस को जो है शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में रिकॉग्नाइज किया गया है, उसको मान्यता प्राप्त है, अनुसूचित भाषा में रखा गया है। तो हिंदी मिलाकर 22 है, हिंदी छोड़कर कितना हो जाएगा बाबू? 21, है ना। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया डिपेंड्स ऑन द वे one counts it. As per information recorded in census 2011, there are dash distinct languages which people mentioned as their mother tongue. है ना। ये क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है? बोला जा रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी भाषाओं को, है ना, कितने लैंग्वेजेस को जो है मदर टंग के रूप में बताया गया है, मदर टंग के कैटेगरी में रखा गया है। मतलब 2011 में जो जनगणना हुआ, जो सेंसस हुआ, उसके आधार पे जो है मदर टंग जो है कितने लैंग्वेजेस जैसे हैं जो जिसे जो है मदर टंग में रखा गया है कि ये मदर टंग है, हमारा मातृभाषा है। ऑप्शन नंबर ए 1200, ऑप्शन नंबर बी 150, ऑप्शन नंबर सी 1300, ऑप्शन नंबर डी 1100। याद रखना बाबू, 2011 के सेंसस के अनुसार, 2011 के अनुसार, 2011 का सेंसस के अनुसार जो है लगभग 1300 भाषाओं को, कितने? 1300 लैंग्वेजेस को जो है, 1300 लैंग्वेजेस को जो है मदर टंग के रूप में जो है बतलाया गया है, मातृभाषा के रूप में बताया गया है आपका 2011 के सेंसस के अनुसार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू। What are the kinds of roots? What are the kinds of roots through which फेडरेशन है बीन फॉर्म्ड? बोला जा रहा है कि फेडरेशन का फॉर्मेशन होने का दो तरह बताइए, दो अलग अलग जो आपका रूट था, आपने पढ़ा था, मैंने बताया भी है, इसी सेशन में भी बताया है कि फेडरेशन का फॉर्मेशन होने का दो रूट है। एक है आपका कमिंग टुगेदर, है ना, और दूसरा है आपका होल्डिंग टुगेदर, है ना बाबू। बार बार आ रहा है ये कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, तो ध्यान से देखना है इसको। तो कितने रूट है बाबू? दो। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बता दिया कि कमिंग टुगेदर का कौन सा एग्जांपल है और होल्डिंग टुगेदर में कौन कौन सा है। जैसे होल्डिंग में है इंडिया, स्पेन और बेल्जियम, है ना। तो देखो कितने रूट है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि वन, ऑप्शन ए में बोल रहा है वन रूट। वन रूट नहीं होगा, वन रूट होगा क्या? नहीं, हमने बता दिया दो रूट है। द सेकंड रूट इज वेयर लार्ज, अच्छा, वन रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर। हाँ, यहाँ पे आ गया ना,
कमिंग टुगेदर। तो ये क्या है, ये सही है अभी। दूसरा बोल रहा है द सेकेंड रूट इज वेयर लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट, ये भी सही है। तो देखो बाबू, ऑप्शन नंबर ए में क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, पहला रूट बता रहा है कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, वो क्या कर रहा है, मिल रहा है। सभी इंडिपेंडेंट स्टेट जो छोटे छोटे स्टेट्स है क्या हो रहा है, मिल जा रहे हैं, और मिलने के बाद जो है एक बड़ा यूनिट बनाएगा, मिलने के बाद एक बड़ा यूनिट बनाएगा, है ना, बड़ा यूनिट बना रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, कमिंग टुगेदर। क्या कहलाएगा, कमिंग टुगेदर। जैसे हमने एग्जांपल में बताया था यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, है ना, तो ये कमिंग टुगेदर का एग्जांपल है। सेकंड रूट बता रहा है कि एक बहुत बड़ा कंट्री जो है, एक बहुत लार्ज कंट्री जो क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है, डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर। मतलब यहां देखो, ये पावर को क्या कर रहा है, ये जो पावर है वो उसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, किसके किसके बीच में, स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। बिल्कुल ये भी सही है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो है कौन सा आंसर सही होगा, वो सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी बाबू। देखो, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन द इंडियन फेडरेशन, बोला जाए कि कितने यूनियन टेरिटरीज है, बताओ तो जरी, है ना, जल्दी से बताओ। यूनियन टेरिटरीज का नंबर पूछ रहा है, ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा जी, लेकिन ट्विस्ट ये है कि आपको नाम बताना है कि कौन कौन सा है, सिर्फ नंबर नहीं बताना है। देखो, कितने यूनियन टेरिटरीज है बाबू, याद रखिएगा, यूनियन टेरिटरीज कितने हैं, 8 है। कितने हैं, 8 है। अब वो 8 कौन कौन है उसको देखते हैं। देखो, पहला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, है ना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया। दूसरा है चंडीगढ़ की तरफ चल जाते हैं, है ना। तीसरा जो है आपका क्या हो जाएगा, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दोनों पहले अलग अलग था लेकिन अब एक कर दिया है। ये हो गया दमन एंड दीव। साथ में है आपका क्या, दिल्ली हो गया, है ना। अब दिल्ली के बाद जो है जम्मू कश्मीर की तरफ चलते हैं हम लोग, फिर हो गया लद्दाख हो गया, है ना। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अभी 2 बचा हुआ है, याद करो कौन कौन है। लद्दाख के बाद लक्षद्वीप और पुदुचेरी, और क्या है, पुदुचेरी। पहले पौंडीचेरी होता था, अब है पुदुचेरी बाबू, है ना। तो इसका अगर क्या लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो लिख सकते हो या ले सकते हो बाबू, है ना। देखो कितने यूनियन टेरिटरीज है, 8 है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, है ना, चंडीगढ़, आपका दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। पहले ये दोनों अलग अलग था, तो कितने थे, 9 थे। अब दोनों को क्या कर दिया गया, एक में मिला दिया गया। फिर दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख,
पुदुचेरी और लक्षद्वीप। पहले इसका नाम जो है पौंडीचेरी था, अब हो गया क्या, पुदुचेरी, पुद्दू, है ना। तो कितने यूनियन टेरिटरीज है, ऑप्शन नंबर बी 8। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, विच लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। बोला जा रहा है भारतीय संविधान में जो है नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड, है ना, नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट को, जैसे कौन सा सब्जेक्ट है, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स, इसको किस लिस्ट में डाला गया है। पहला क्वेश्चन ही था बाबू, कौन सा बताओ तो। ऑप्शन नंबर है बाबू लड्डू गोपाल, यूनियन लिस्ट में। क्वेश्चन घुमाने की कोशिश कर रहा है बस, और कुछ नहीं है। देखिए what term describes area in the union that enjoy very little power due to their small size but cannot become independent state। क्या बोल रहा है कि क्षेत्र भारत के छोटे क्षेत्र जिन्हें इंडिपेंडेंट स्टेट्स के रूप में दर्जा नहीं दिया गया है। भारत के छोटे क्षेत्र जिन्हें इंडिपेंडेंट स्टेट्स के रूप में दर्जा नहीं दिया गया है, तो उसके लिए कौन सा टर्म हम लोग यूज करते हैं, वो वर्ड जो है कौन सा यूज करते हैं हम लोग। देखो जैसे हमने अभी बताया था यूटी से रिलेटेड, चंडीगढ़ ले लो, या चलो ना भाई दिल्ली ले लो। दिल्ली क्या है आपका, यूटी है। वो छोटा सा एरिया है, छोटा सा क्षेत्र है, और ये छोटे से क्षेत्र का जो है ये इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट स्टेट ये नहीं है ना, स्वतंत्र राज्य एक नहीं है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, केंद्र शासित राज्य बोलते हैं। और याद रखना, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज हमने किया था, यूनियन टेरिटरीज किया था। क्या वर्ड यूज किया था, यूनियन टेरिटरीज किया था बाबू। और याद रखना जो यूटी है, यूटी के ऊपर जो है रूल कौन करता है, वो करता है आपका पावर यूटिलाइज करता है यूटी पे कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर जो है आपका यूटिलाइज करता है लड्डू गोपाल, है ना। लो ये क्या बोल दिया बाबू, ये बोल रहा है कि थैंक यू, अब हमें नहीं पढ़ाओ। क्या आपको भी लग रहा हो कि अब नहीं पढ़ना है ना। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रहता है। और फिर से एक बार बोल रहा हूं कि अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और दूसरे बच्चों के पास भी उनको भी नॉलेज में डालिए कि एमसीक्यू करवाया जा रहा, लगातार क्लासेस आपका चल रहा है। और बहुत जल्द ही मैं अनाउंस कर रहा हूँ, बहुत जल्द ही मैथ का क्लास भी चालू होगा, और साइंस का आपका एमसीक्यू भी चल रहा है ना। भी शायद एक वीडियो गया है आपका, तो साइंस का एमसीक्यू भी चलेगा और मैथ भी स्टार्ट होगी। अब बोलिएगा सर हम लोग तो जो है अब इस सेशन में जो है क्या हो गया, जाने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। बाबू कोई बात नहीं, मैथ का क्वेश्चन कुछ ऐसा क्वेश्चन लाया जाएगा जो इंपॉर्टेंस रहेगा चैप्टर का, उसको कम से कम रिवीजन करवाया जाएगा, तो उसको देखना है। तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, संतोष टीचिंग हब पे, और मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए गुड नाइट।